and we are on the second paragraph of page 30. सेंट लुइस में 1955 में कन्वेंशन हो रही थी। कन्वेंशन के अंतर्गत कई छोटी छोटी मीटिंग होती हैं, जैसे कि हम सबको पता है, जैसे हमने कन्वेंशन अटेंड करे हुए हैं, और उसी के अंतर्गत हमने देखा कि मीटिंग हुई थी जिसमें ये चर्चा हुई थी कि कैद खानों में और मेंटल असाइलम्स में, यानी कि मानसिक चिकित्सा घरों में जो शराबी पहुंच गए हैं, उनका सुधार, उनको उपचार के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इतिहास ने हमको क्या बताया है। हमने ये भी देखा कि इंटर ग्रुप जो थे, छोटे छोटे बॉडीज थी जो कई ग्रुपों को एकत्रित करके अपना अनुभव और अपनी जो उनकी जो वर्किंग थी उसको शेयर करते थे, साझा करते थे एक दूसरे के साथ उनकी बेहतरी के लिए। वैसे छोटी छोटी कई मुद्दे उसमें मीटिंग के अंदर आते। अब हम एक और अहम बात कर रहे हैं। इन अनदर मीटिंग the whole subject of money in A got a most healthy kicking around. A और पैसा। A में पैसों की कितनी जरूरत है, A में पैसों को लेके उसकी क्या मुद्दे आते हैं, और ये कह रहा है कि got a most healthy kicking around, यानी कि एक स्वस्थ वातावरण में इस मुद्दे को उछाला गया, इसके बारे में बात करी गई, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के लोगों की राय जो थी वो जानी। ये बहुत अहम मुद्दा है, और इसमें लिखता है कि एज प्रिंसिपल ऑफ नो कंपल्सरी फीस और ड्यूज, यानी कि हमें ए में अगर आपको मेंबरशिप लेनी है, आपको इस संस्था का अगर हिस्सा बनना है, तो कोई कंपल्सरी, कोई मैंडेटरी, यानी कि कोई जबरदस्ती अनिवार्य नहीं है कि आपको कोई पैसे योगदान करो या कोई शुल्क हो। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। लेकिन कैन बी कंस्ट्रूड, कैन, अब तो कैन इसको इटैलिक्स में लिखा हुआ है, मतलब ये कह रहा है ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकता है कंस्ट्रूड, यानी कि लोग इस निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि नो वॉलंटरी ग्रुप और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल। तो इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो ये कह रहा है, आ सकते हैं वे ए को चलाने में मेरी स्वयं की, मेरी निजी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ना मेरी ना मेरे ग्रुप की। ए तो चलेगा, कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं कोई शुल्क दूं या कुछ दूं, मेरे ऊपर कुछ बाधा नहीं इस चीज की, और बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं। तो हम जब कहते हैं कि कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई योगदान देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा मुझे को कहीं भी किसी भी स्तर पे किसी भी समय देने की जरूरत नहीं है, तो उसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं कोई ए को चलाने में। एंड दिस फैलेसी वाज एक्सप्लोडेड विद द बैंक। और ये जो गलत फहमी थी, ये जो एक भ्रम था, इसका खुलासा करा गया एक धमाके के साथ। एक्सप्लोडेड विद द बैंक, इसका खुलासा किया गया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, और एक धमाके के साथ इसका खुलासा किया गया। There was complete unanimity that through voluntary contributions, the legitimate bills of groups, areas, and A as a whole must be paid. Must, again in italics. यानी कि इस बात पे सबकी एक राय थी, सहमति थी कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे खुद के जो अंशदान है, हमारा योगदान है, जो हम स्वयं अपनी मर्जी से देते हैं, उन्हीं के जरिए से लेजिटिमेट, जो जायज खर्चे हैं, ग्रुप के बिल्स हैं, चाहे वो ग्रुप के लेवल पे हो, चाहे वो एरिया के लेवल पे हो, क्या वो ए एज अ होल के लेवल पे हो, मस्ट बी मेट पेड, इनको देना जरूरी है भैया, नहीं तो नहीं चलेगा। और वी कुड नॉट प्रॉपर्ली कैरी द मैसेज, मैसेज कैसे कैरी करेंगे, और हर एक ग्रुप का प्राइमरी पर्पस क्या है, ए का मुख्य अभियान क्या है, पीड़ित शराबी तक अपना संदेश पहुंचा। और ये संदेश पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत होती है। अगर हम सोचते हैं कि जरूरत नहीं होती है, तो वो एक भ्रम है। तो इस भ्रम को तोड़ा गया कि किसी भी लेवल पे अगर हमें ए का
मैसेज, ए का पैगाम औरों के साथ साझा करना, खासतौर से पीड़ित शराबियों के साथ, तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इस कार्य के लिए जो जायज बिल है, जैसे कि हम अब इस मंच पे मिलते हैं, जूम का खर्चा है, ये जायज बिल है। इसके बिना क्या हम लोग मिल सकते हैं 200 रुपए? जब तक हम जूम को पैसे नहीं दे, जूम अपनी सेवाएं जो है वो विड्रॉ कर लेगा, हमारे पास ये ग्रुप रहेगा नहीं, ये प्लेटफॉर्म रहेगा नहीं, और मीटिंग हो नहीं पाएगी। खर्चा जायज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जायज हुआ, 100% जायज हुआ। उसके लिए अंशदान चाहिए। वो जिम्मेदारी किसकी है? मैं कहूंगा मेरी नहीं है, आप कहोगे आपकी नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब बोलेंगे हमारी तो है नहीं भैया, हमें तो बोला गया था कि कोई शुल्क नहीं, कुछ नहीं देना है, तो हम क्यों दें, हम कुछ नहीं दे रहे। ये ग्रुप नहीं चल पाएगा, कोई भी ग्रुप नहीं चल पाएगा। फिजिकल मीटिंग्स में कहीं किराया देना होता है, कहीं फर्नीचर लेना होता है, कहीं पे चाय चाय पानी का बंदोबस्त करना होता है, कहीं पे बिजली का बिल देना होता है। इन सब चीजों में पैसे लगते हैं। ये लेजिटिमेट बिल्स हैं, ये जायज बिल है, इसमें कोई स्प्लॉजिंग नहीं हो रही है, कोई फिजूल खर्ची नहीं हो रही है इसमें। और ये अनिवार्य है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बोलूंगा मीटिंग तो करूंगा, मैं किराया नहीं दूंगा। मीटिंग तो करूंगा मैं, लेकिन वहां पंखे नहीं चलेंगे भैया। कौन जाएगा उस मीटिंग में यार? गर्मी में पंखे पंखे भी नहीं चलेंगे। हम मिलेंगे तो रोज, लेकिन यार मेरे पास जूम के लिए पैसे नहीं है, कैसे मिलेंगे हमें नहीं पता। तो ये जायज बिल है, देने पड़ेंगे। तो ये भ्रम था कि कोई किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदार हूं मैं, हूं आप हो, सब सब मिलके हैं, जिम्मेदारी है। तो इस जो ये जो भ्रम था, उसको धमाके के साथ उस भ्रम भ्रम को भंग करा गया। It was agreed that no A treasury ought to be overstuffed or rich. ये नहीं कि बहुत नाजायज किस्म से बहुत सारा पैसा हो किसी भी ए की ट्रेजरी के पास, चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, चाहे वो इंटर ग्रुप लेवल पे हो, चाहे वो एरिया लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल, चाहे वो हमारा जीएस हो। भाई लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता क्या करना, सर पड़ा हुआ है, लेकिन कि है ओवरस्टफ्ड। जो जायज बिल है वो तो जा रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी नाजायज जो है मुद्रा हमारे पास पड़ी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। Nevertheless, it was emphasized that the notion of keeping A simple and spiritual by eliminating vital services that happen to cost little time, trouble and money was risky and absurd. लेकिन अगर मैं ये करूं, ये तो बहुत सरल सा प्रोग्राम है, और ए को भी सरल रखना है और साथ में स्पिरिचुअल रखना है। सिर्फ सरलता और आध्यात्मिकता के जोर पे ए नहीं चल सकती, पैसा भी चाहिए है। कहने वाली बात यह है। और मैं सरलता और आध्यात्मिकता की बात करूं और छोड़ दूंगा वाइटल सर्विसेज। वाइटल का मतलब जान बचाने वाली चीज, फेटल का मतलब है जान लेने वाली, और वाइटल का मतलब है जान बचाने वाली। बिल डब्ल्यू यूजेस दिस वर्ड्स इन ऑल हिज लिटरेचर अबंडेंटली। इन दोनों शब्दों का बिल डब्ल्यू बहुत इस्तेमाल करता है अपनी सारी किताबों। या इसको बोल रहा है कि वाइटल सर्विसेज जो हैं, जान बचाने वाली हैं। मैं आज आपके साथ इस मीटिंग में बैठा हूं, ये मेरे लिए वाइटल एक्टिविटी है। अगर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा नहीं रहूंगा तो मेरी जान खतरे में है। मेरे लिए वाइटल है ये। और इस वाइटल मीटिंग के लिए मेरे लिए जो वाइटल चीज है, उसके लिए जो मंच है, उसमें लग रहा है पैसा। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसमें जितना हो सके अपनी सक्षमता के अनुसार इसमें योगदान करूं। हम सबकी जिम्मेदारी। इस बात को यहाँ पे जिसका वाद विवाद किया गया, इस बात को स्पष्ट करा गया, क्लियर करा गया कि सिंपलिसिटी और स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम ये कहें कि सिंपल और स्पिरिचुअल रखो, और भैया पैसे कोई देने की जरूरत नहीं है, चाहे ये चले ना चले, सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सके नहीं कर सके, अपना हम फंक्शनिंग ठीक से करे ना करे। तो ये तो कह रहे हैं दिस वाज रिस्की ना, तो बड़ा जोखिम बड़ा काम था, नाजायज काम था, और बड़ा अजीब सा एब्सर्ड था, गलत, बिल्कुल गलत। पैसे चाहिए। इट वाज द ओपिनियन of the meeting that oversimplification which might lead to muff our 12-step work area-wide and worldwide could not be called either really simple or really spiritual. पैसा हमारे पास ना हो उसकी वजह से हम जो 12 स्टेप वर्क कर रहे हैं, ए का मैसेज पहुंचाने में, पीड़ित शराबी तक पहुंचने में, अगर हमारे प्रयास जो है वो पैसों की वजह से
या पैसों के अभाव की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें कोई सरलता और कोई आध्यात्मिकता नहीं है। ये एक भ्रम है, ये एक बहुत गलत सोच है। तो जहां तक ए और पैसों का सवाल है, ये मुद्दे उठाए गए। और यहाँ पे मुझे याद आता है बिल डब्ल्यू ने कहा था कि आध्यात्मिकता और पैसा अपनी जगह है, लेकिन एक जगह है, there's only one place where money and spirituality meet, and that is in the hat. और मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा, मैंने कहा ये कौन सी टोपी के बारे में बात कर रहे हैं, हैट में मिलते हैं। तो जो शुरुआती दिनों में एक ही मीटिंग होती थी, वहां पे सब जो जेंटलमैन जाते थे उस मीटिंग में, ज्यादातर उस टाइम पे रिवाज था कि वो अपना टाई सूट पहन के जाते थे और साथ में टोपी जरूर पहनते, हैट सबके पास होते। तो कोई डब्बा या कोई थैली ना होते हुए वो क्या करते थे, अपनी टोपी उतार, तो जो फैक्ट्री था अपनी टोपी उतार देता था और उस टोपी के अंदर सब अपना योगदान डालते थे। वो हैट जो थी वो घूमती थी पूरी मीटिंग में। वो हैट जो थी वो पैसों से, फिर जितने पैसे आते थे उसमें भर जाते थे, फिर उन पैसों को उससे निकाल दिया जाता। तो द हैट वाज पास्ड अराउंड, यानी कि हैट जो था उसको चारों तरफ घुमाया जाता था मीटिंग में, उसमें योगदान लोग अपना डालते थे। तो कहते हैं वो जो हैट में जो पैसे डाल रहे हैं ना, वहीं पे आध्यात्मिकता और धन का जो अगर कहीं मिलन होता है तो वहीं होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, कहीं नहीं। और ये एनोनिमिटी में, यानी कि एक गुमनामी में लोग अपना योगदान देते हैं, कोई पता नहीं चलता किसने क्या दिया है, लेकिन अंत में जाके वो जो पैसा है उसका एकत्रित होना अनिवार्य है, नहीं तो ए का आगे बढ़ना असंभव। तो इस बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया, जो गलत धारणाएं थी इस बात को लेके उनको स्पष्ट है। लेट्स मूव टू अनदर पैराग्राफ। एक और इशू के बारे में बात करते हैं जो वहां पे मीटिंग्स डिस्कस की गई, और वो था then there was this very moving get together of lone A members who had come from far reaches and isolated outposts to share the unusual view of a fellowship that Saint Louis supported. देखिए, ए के अभी भी शुरुआती दिन ही हम बोलेंगे चलेंगे चल रहे थे। आज की डेट में शायद ही कोई डोनर मेंबर हो ए का, क्योंकि हर जगह ए जो है वो पहुंच गई है। हो सकता है अभी भी डोनर मेंबर हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोनर मेंबर की संख्या अब कम होगी। उस टाइम पे लोनर मेंबर ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि ए जो है ना, और ए की मीटिंग धरती के कई जगह पे नहीं पहुंच पाई थी। अब आप अपने देश को ही देख लें, तो हमारे देश में भी अभी कहाँ मैं बोलूंगा कि चप्पे चप्पे में कोने कोने में नहीं है, अनफॉर्चुनेट बात है, पर नहीं है। तो उस टाइम पे अगर हम पूरे एक विश्व का भ्रमण करें तो हम देखेंगे कि कई जगह पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो थी वो नहीं पहुंची, लेकिन वहां भी लोग सोबर हो रहे थे। चिट्ठी पत्री के द्वारा, प्रचार के द्वारा, किताबों के द्वारा, टेलीफोन आ गया था, टेलीफोन के द्वारा किसी हद तक उन लोगों को लोनर मेंबर्स बोल देता था। तो डोनर मेंबर्स के लिए ये एक बहुत ही उत्तम मंच था। दूर दराज लोग जगह से आए थे और उन्होंने अपनी ये अनयूजुअल व्यू ऑफ अ फेलोशिप का चेंज टू सपोर्ट, एक बहुत ही निराली जो एक यहाँ पे एक मंच दिखा था, एक दृश्य दिख रहा था एक फेलोशिप का, उसका उनको आभास हुआ। They got a fresh sense of belonging and they realized that the isolation was never complete as they had sometimes felt it to be. उनको लगता था कि वो बिल्कुल अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, यानी कि बिल्कुल अकेले, उनके साथ कोई भी नहीं है और उनको जो करना है स्वयं अपने आप ही करना है। लेकिन यहाँ आकर उनको पता चला कि वो कितने बड़े एक परिवार का हिस्सा है, कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग उनके बारे में सोचते हैं, कितनी बेहतर एक संस्था है जो उन तक पहुंचने के लिए एक ऑफिस बना के, एक मंच बना के मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए कितना प्रचार कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, चाहे वो लिटरेचर के रूप में हो, चाहे वो चिट्ठियों के रूप में हो, चाहे वो और किसी प्रकार के स्ट्रक्चर्ड सर्विस के रूप में हो, लोग हैं उनके लिए। वो एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है जहाँ पे लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। They knew as few did how greatly A's literature and word services could help, for their sobriety had depended heavily upon the big book and upon those constant letters that came to them from headquarters and fellow loaners. उनको इस बात का एहसास हुआ, they knew, और ये बात उनको अनुभव हुई, जानने को मिली कि ए का लिटरेचर, ए के वर्ल्ड सर्विसेज, ए की बिग बुक
और वो चिट्ठी पत्री द्वारा जो इनके साथ संपर्क किया जाता था, वो कितनी एक अहम भूमिका निभा रही थी उनके आज की डेट में सोबर होने में, और वो कितना इस पर निर्भर रह सकते थे, इस बात का उनको आश्वासन मिला, इस बात की खुशी हुई, और इस बात का दृश्य जो था, ये जो पूरा पहलू थे, इसके जो दृश्य थे, उनको कन्वेंशन के अंतर्गत देखने को मिले। उनके लिए कि बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली एक अनुभव था। They had developed all sorts of gimmicks and disciplines to bulwark themselves and to perfect their conscious contact with God, who they had joyfully discovered, could just as well be felt and heard whether they dwelt in the ship crossing the equator or next door to the polar ice cap. अभी जो यहाँ पे डोनर मेंबर थे, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने हर प्रकार के हथकंडे, हर प्रकार के इन्होंने जुगाड़ अपनाए हुए थे और अनुशासित अपने आप को किया था। टू बुलवाक देमसेल्व्स, बुलवाक जो होता है वो एक सुरक्षित दीवार होती है, एक रेलिंग टाइप की। खासतौर से बुलवाक का शब्द इस्तेमाल किया जाता है पानी के जहाजों के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है डेक के ऊपर, ताकि कोई गलती से ना पानी में ना गिर जाए ऊपर से। तो एक पाँच छह फुट की दीवार, एक जो है 5 4 5 6 फुट की जितनी भी ऊंचाई है उसकी, एक सुरक्षित कवच बोलेंगे, दीवार जो है, रेलिंग है, वो बनाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के सुरक्षा के लिए, कि कोई गलती से उसके अंदर से गिर ना जाए। तो इन्होंने अपने लिए अपने चारों तरफ एक सुरक्षित दीवार बनाई हुई थी। कुछ कुछ उन्होंने जुगाड़ बनाए थे, कुछ उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से अनुशासित किया था कि वो सेफ रहे, कॉन्शियस रहे, और ईश्वर के साथ अपना संपर्क जोड़े रखें। सोबर रहने के लिए सबसे अहम चीज है ईश्वर के साथ अपना संपर्क बनाए रखना एंड इम्प्रूव कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, उसको फिर उसमें बेहतरी लाना धीरे धीरे करके। तो इस काम के लिए उन्होंने इस प्रकार से अपना एक ढांचा बनाया हुआ। और उन्होंने जब ए के बारे में डिस्कवर्ड कुड जस्ट एज वेल बी फेल्ट, उनको इस बात का एहसास हो रहा था चाहे वो पृथ्वी के किसी भी कोने में हो। अब यहाँ पे ये बता रहा है शिप क्रॉसिंग द इक्वेटर और नेक्स्ट डोर टू द पोलर आइस कैप। ये दोनों रिमेंबर अहम रूप से कहां से आते थे? या तो किसी दूर दराज के इलाके से, पोलर आइस कैप की बात कर रहा है, बर्फ से ढकी हुई नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास कुछ जगह थी, वो किसी कारणवश उनका निवास वही था। वहां पे कोई एक मेंबर नहीं पहुंच पाता था, ना ही वहां पे कोई एक ही चिट्ठी पत्री ज्यादातर पहुंच पाती थी। तो वो एकदम से बिल्कुल आइसोलेटेड थे, अकेले थे, एक कोने में थे पृथ्वी के, तो उन तक पहुंचना मुश्किल था। और दूसरे डोनर मेंबर जो थे, वो यहाँ पे पानी के जहाजों की बात कर रहा है, शिप्स क्रॉसिंग द इक्वेटर। उस टाइम पे पानी के जहाजों की जो है एक प्रथा चली आई थी ट्रैवल के लिए। उस टाइम पे इतनी एयर एयर ट्रैवल इतना नहीं हुआ था विख्यात रूप से, ना इतना सस्ता था जितना आज है। तो लोग जो थे वो पानी के जहाजों की ट्रैवल करते थे, और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में कभी कभी महीनों लग जाते थे। तो जो लोग पानी के जहाजों पे काम करते थे, उस शिप्स में काम करते थे, वो एक साल में 11 साढ़े 11 महीने जहाज पे ही रहते थे। और जहाज पे ना उनको चिट्ठी पत्री इतनी मिलती थी, ना उनको ए मिलता था, ना उनको किसी मेंबर के साथ बात करने को मिलती थी, मीटिंग की बात तो छोड़ दो। तो मोस्ट ऑफ द डोनर मेंबर्स केम फ्रॉम दीज टू कैटेगरीज, पीपल ट्रैवलिंग बाय शिप ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ओवर कंसिडरेबल पीरियड्स ऑफ टाइम, और वो लोग जो रहते थे बर्फीले इलाके में, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल। तो ये जो डोनर मेंबर्स थे यहाँ पे एकत्रित थे, और उनके जो तजुर्बे हुए कि जो उनके लिए जितनी अहमता थी ऐसे कन्वेंशन की, उस बात पे चर्चा की। मेरे ख्याल से हम यही विराम देते हैं। राजकुमार, विल स्टॉप हियर, टुमारो विल टॉक अबाउट अनदर टिपिकल स्टोरी ऑफ अ डोनर, और उसके बाद और जो मुद्दे थे जो उस कन्वेंशन में छोटे छोटे मुद्दे जो उठाए गए, उनके बारे में हम बात करें। सो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड राजकुमार जी, बैक टू यू। जी, धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ राजेश जी हैं, आइए राजेश जी।
जी हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज मुझे की है। थैंक यू राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्विस के लिए। और थैंक यू अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इस तरीके से भाई ट्रेडिशन बन गई है, उसके बाद भी दिक्कतें आ रही है। और सुमेश जी थैंक यू सर्विस के लिए भाई। अब ट्रेडिशन बन गई है भाई साहब 1945 या 1946 में, और 1950 में तो अडॉप्ट कर ली है ट्रेडिशनें, नई परंपराएं अडॉप्ट कर ली हैं फेलोशिप ने। और ये लगभग 1947 में तो शॉर्ट फॉर्म भी होगी थी भाई। 45 एंड में लिखनी शुरू कर दी थी बिल ने, आर्टिकल तो आ ही गए थे। 1946 में लॉन्ग फॉर्म जो है वो ग्रेप बाइन में आ गई, उसके आर्टिकल आ गए। और सारे आर्टिकल जो है वो हम पढ़ेंगे आगे, या फिर इसमें लैंग्वेज ऑफ आर्ट में भी है। अब 47 में शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए, शॉर्ट फॉर्म भी कर दिए। 1950 में अडॉप्ट भी कर लिया। अब कहेगी प्रॉब्लम भाई, लेकिन प्रॉब्लम थी। चाहे वो थर्ड एडिशन की इसने बात कर दी कि तीसरी परंपरा थी, कोई फीस और ड्यूज नहीं है भाई साहब। सातवीं परंपरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के द्वारा भैया ग्रुप और एरिया अपना भार जो फुली सेल्फ सपोर्टिंग वर्ल्ड का उन्होंने बात करी कि अपना अपना जो है वो भार उठाओ। कि अगर पांचवी परंपरा को कैरी करना है मैसेज, तो भैया ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा, सातवीं का भार तो लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। इस कन्वेंशन में एक वंडरफुल चीज क्या हुई कि हमारे को 6 वारंटी इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो बाद में 1962 में जो आर्टिकल 12 के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है। आजकल 12वां कंसेप्ट है। और वारंटी पहली और दूसरी, अगर उन दोनों वारंटियों को हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल कोई संशय नहीं रहता कि हम लोगों को करना क्या है। 1% भी संशय नहीं रहता, क्योंकि पहली ही वारंटी है कि मनी और पावर एक जगह केंद्रीयकृत नहीं होने देने हैं। दोनों ही बातें हैं, बैलेंस के लिए है वो वारंटी ना। कि और स्पेशल बोला हुआ है कि मनी के लिए भाई साहब 7th एडिशन, ज्यादा मोटी घट्टी भी ना हो। अगली अगर हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पैसा मेरे पास इकट्ठा हो गया है, तो मैंने अगली इकाई को जो वो है डेलीगेट कर देना है वो पैसा अपने पास। अगर मेरे पास इकट्ठा हो गया खर्चे पानी, जैसे अतुल जी कह रहे थे ना कि खर्चे पानी तो चाहिए भाई साहब, बिजली के बिल देने हैं, किराया देना है, बाकी चीजें करनी है, तो कैसे वो होगा। और दूसरी चीज जो प्रूडेंट रिजर्व जरूरी है भाई। और मैं ये आर्टिकल, 2 आर्टिकल बिल ने ये लिखे थे लैंग्वेज ऑफ आर्ट में, पेज नंबर 25 पे बिल ने बड़ी प्यारी स्टार्ट करी है कि यार शुरू में पैसा ही नहीं था, तो पैसे की प्रॉब्लम है या बाकी चीजें कहाँ से होंगी। ये कौन सी फीस, कौन सा ड्यूज, और कौन से ऑफिसर, कौन से खर्चे किसी के घर में मिल रहे हैं। पत्नियां चाय बना रही हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल देते हैं, जिसके पास पैसे हैं वो खर्च कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस आगे बढ़ा, वैसे वैसे प्रॉब्लम होने लगी। अब इन्होंने शुरुआत में सपोज वी विन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ईच ए फाइंड हिमसेल्फ ड्रॉपिंग मनी इन द हेड टू पे द रेंट एंड मीटिंग प्लेस और मेंटेन द लोकल नेशनल हेडवाटर, जो छोटा सा बना लिया था इन्होंने भैया, उसके पैसे चाहिए। अब देखो सिंपल सिटी से काम तो चलेगा नहीं। हमें पढ़ने को भी मिलता है कि हम लोगों को फंक्शनल कीप इट सिंपल से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को कीप इट सिंपल को समझना पड़ेगा कि सिचुअल सिंपलिसिटी और फंक्शनल सिंपलिसिटी क्या होती है। हम लोगों को फिर ट्रेडिशन लाइन पे जाना पड़ेगा कि लेस ऑर्गेनाइज तो करोगे ना भाई साहब, थोड़ा तो ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे इस जूम में 15 15 या 17 हजार रुपया साल का जाएगा, उसमें तो ऑर्गेनाइज करोगे ना भाई। बाद में पता लगे जी कि पैसे 2,000 पड़ा है, मेरे पास नहीं, तेरे पास नहीं, तेरे पास नहीं, मीटिंग बंद होगी, बात खत्म होगी। तो उतना पैसा तो चाहिए ना जितना हम लोगों ने वो करना है। वो ठीक है कि बड़ी संस्थाओं की तरह हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं करते, लेकिन भैया उतना तो ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिससे हमारी ये मीटिंगें जो है वो चलती रहे। इस प्रकार के जितने भी इशू निकल कर आए थे उनको डिस्कस करा। और सेकंड जो सेकंड वारंटी में कि ऑपरेटिंग रिजर्व तो चाहिए भाई, कि सफिशिएंट ऑपरेटिंग फंड तो चाहिए, और साथ में एम्पल रिजर्व चाहिए।
और उसमें ये डिस्कस हुआ था प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रिंसिपल। जब भी हम इन कामों को करेंगे तो हमारा जो विवेक बुद्धि पूर्वक सिद्धांत का पालन करेंगे, हम विवेक पूर्वक, कि ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, जो वो बोलते हैं ना विजडम टू नो डिफरेंस वाला पैरामीटर, उसका उपयोग करेंगे कि जरूर से ज्यादा अगर इकट्ठा हो जाएगा हम अगली को डेलीगेट कर देंगे, जरूरी खर्चों के लिए पैसा रखेंगे, एम्पल रिजर्व, और साथ में इन्होंने बोला प्लस एन एम्पल रिजर्व, सफिशिएंट ऑपरेटिंग फंड प्लस एन एम्पल रिजर्व। ये दो चीजें किसी भी काम को करने से पहले, उसमें ऑपरेटिंग करने से पहले हमारे पास उतना संचय धन होना चाहिए और साथ में रिजर्व पैसा भी होना चाहिए। और ये आजकल लागू होता है भाई साहब, 1 गुणा 12 करते हैं हमारे जीएसओ में, देख लें। और बाकी तो हमें अभी अरुण जी से पता लग जाएगा कि कितना पैसा, मतलब रिजर्व फंड जो है वो 12 महीने का रिजर्व रखते हैं हम लोग। जो बड़ी इकाइयां हैं, जो हमारी बड़ी इकाइयां नहीं, मतलब हमारी जो सर्विस, जनरल सर्विस को करने वाली जो इकाइयां हैं, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो जीएसओ है, ये जो लोग काम करने वाले लोग हैं 1 गुणा 12 करके, मतलब 12 महीने का खर्चा जो है वो रिजर्व में डाल देते हैं कि भाई साहब अगर किसी कारण कोई विपत्ति अल्कोहलिक एनोनिमस पर आ जाए, एक भी पैसा अगर मेंबर नहीं पहुंचा पाए, तो भी हम लोगों की इकाइयां जो है वो सुचारू रूप से चलती रहें। तो ये जो तरीके इन लोगों ने यहाँ पर इजाद करे, और मेरा तो ये मानना है कि ये जो ब्रंटी है, ये 36 प्रिंसिपल का मैं तो सार बोलता हूँ कि अगर हम कदमों को, परंपराओं को और कंसेप्ट को निचोड़ लें ना, 11 कंसेप्टों को भी उसमें निचोड़ लें, तो एक जो चीज निकल के आती है वो वारंटी निकल के आती है 6 हम लोगों के पास, जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी। और इससे अगला ही आर्टिकल बिल ने लिखा था 1946, एक अगस्त में लिखा है, एक जून में लिखा है, नहीं सॉरी, एक ये एक जून में लिखा है, एक मई में लिखा है, सॉरी, एक मई में लिखा है, एक जून में लिखा है 1946 में। और फिर पॉलिसी इन्होंने गिफ्ट फंड पे भी बना, गिफ्ट पे बाहर का कंट्रीब्यूशन तो डिक्लाइन है, अगर कोई बंदा मर जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस का, भी कोई डेथ हो जाती है, तो भी वन शॉट में हम जो हमने रखा है 70,000 हो, 1 लाख हो, वन शॉट में लेंगे, अगले साल नहीं लेंगे, उससे अगले नहीं लेंगे। और जिंदा कोई भी ये मेंबर वो पर ईयर जो है वो एक लिमिटेड जो कंट्रीब्यूशन है वो कर पाएगा। तो इस प्रकार की चीजें, और सोच कैसे सकता है यार, याद अब आप सोचो इस कन्वेंशन में क्या काम हो रहा है, हम जो कन्वेंशन करते हैं उनमें क्या काम होता है, किस तरीके से सेशन हो रहे हैं भाई साहब, इन चीजों को मतलब हम आधार मान के और भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लोनर मेंबर। इंडिया में 30% हिस्से में पहुंचा है भाई साहब एल्कोहलिक एनोनिमस, 70% हिस्से में एक ही कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं। और हमारे बढ़िया डाटा पड़ा हुआ है हम लोगों के पास, पता नहीं कितने बताते हैं, 700 कुछ डिस्ट्रिक्ट बताते हैं पूरे इंडिया में, और बताते हैं 200 पता नहीं कितने में, 240 पता नहीं कितने, कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है मेरे पास। लेकिन वो बार बार मैं ट्रस्टियों के मुंह से, डेलीगेटों के मुंह से कई बार सुनता रहता हूँ ये वाली फिगर, लेकिन 30-70 की तो एक्यूरेट है। ये साइड तो है ही नहीं यार, उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, बंगाल ले लो, कलकत्ता ले लो, थोड़ा थोड़ा कहीं गुवाहाटी ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। इवन हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, अब इन्होंने एक काम और नई पॉलिसी जब लागू करी थी, उस पर भी मैं सुनना चाहूंगा अरुण जी से कि उसमें मतलब थोड़े मेंबरों को, जैसे 15 मेंबरों को भी ट्रस्टी और डेलीगेट दे दिए इन लोगों ने। नहीं तो एक एरिया को मिलते हैं ना ये चीजें कि पूरे दिल्ली को एक ट्रस्टी मिला हुआ है, वहां पर अगर 15-20 मेंबर थे, तो इस चीज को डेवलप करने के लिए कि इधर लोगों का रुझान बढ़े, जब वो फेलोशिप में जुड़े आके, और फेलोशिप से मिलने वाली हेल्प उन एरियो तक पहुंची जा सके, वो कोशिश तो करी जा रही है। अब इधर को बढ़ते हैं, हरियाणा में एक आधा ग्रुप है, कहीं पंजाब में भी वो भी छुटपुट है, चंडीगढ़ से आगे है ही नहीं। फिर नंगल में एक ग्रुप है छोटा सा, एक हिमाचल में, एक मलेरकोटला में एक छोटी सी मीटिंग होती है, बंद है, एक ऊना से पीछे होती है रकड़ वो अंजोली मोड़, एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत पुराना 38 साल से ग्रुप है भाई साहब, 38 ईयर से ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप अंजोली मोड़ में। या फिर शिमला में वो 2-3 मेंबर, पूरा हिमाचल खाली, जम्मू कश्मीर खाली, इधर इधर पंजाब में भी वही हाल है। और रिहाब अकेले मेरे डिस्ट्रिक्ट ऊना में कोई बता रहा था कि 70 से 80 रिहाब है।
मेरे डिस्ट्रिक्ट की, मैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ। 70 से 80 रिहाब है मेरे मेरे डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द रखे हैं, क्योंकि पंजाब की बाउंड्री है और पंजाब से नशा जो है वो बहुत ज्यादा उस एरिए में है। तो इस तरीके की ये वाली हालत है। तो 70% जगह खाली है। तो 70% के लोग आज भी हम लोगों के पास इंडिया में, वर्ल्ड का तो मेरे पास है ही नहीं डाटा, इंडिया में भी 70% मेंबर जो है वो आज लोनर है। तो उनको भी 3 तरीके इन लोगों ने बताए और मेरे को बड़े अच्छे लगे जब ये 3 तरीके का जिक्र हो रहा था। एल्कोहलिक एनोनिमस का लिटरेचर, हमारे ये सर्विस, मतलब हमारी जनरल सर्विस है, वो जीएसओ ले लो, कॉन्फ्रेंस ले लो, बोर्ड ले लो, ये लोग। और तीसरी चीज जो चिट्ठी पत्रा है या उनके साथ कम्युनिकेशन है, उनके साथ फोनो से वो है। और सबसे बड़ा काम, कल मैं एक मीटिंग में था, सबसे बड़ा काम ये ऑनलाइन मीटिंग कर रही है भाई साहब। उस मीटिंग में नेपाल से और मिजोरम से, मेघालय से, कई छुटपुट एक एक दो दो मेंबर उस मीटिंग में जुड़ रहे हैं और रिकवरी ले रहे हैं ऑनलाइन मीटिंगों से, जिनको बड़ी आसानी से लोग या हमारे ट्रस्टी मंचों पे खड़े होकर बोलते हैं हम इन मीटिंगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अरे भाई आप कौन होते हो? ग्रुप अल्टीमेट अथॉरिटी लेके बैठे हैं, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हो? आप कहाँ से रिकॉग्नाइज कर दोगे? एक एंटर को कैसे बोल सकता है भैया ग्रुप को? ग्रुप की सारी चीजों से चलने वाली संस्था है। तो जब तक ये अवेयरनेस फैलेगी नहीं, जब तक हमारे ऑफिस बेरेड को इन बातों का पता नहीं होगा कि भाई साहब हम वो इकाई हैं जो ग्रुप के रहमो करम वर्ड यूज करूंगा, मतलब पैसा, लीडर, ग्रुप कॉन्शियस ग्रुप से जाएगी तब वो इकाइयां चलेंगी। और वो कहती है हम ग्रुपों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं करेंगे। बिल कह रहा कि नो, कोई कन्फर्मिटी नहीं चाहिए, और इधर जो है वो इस प्रकार की चीजें चल रही है। तो बहुत जरूरत है भाई साहब इस प्रकार की मीटिंग को, जैसी आज ये मीटिंग होती है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राय जी। और हमारे साथ अरुण जी हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। जी मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अरुण है। ईश्वर की कृपा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ तो शराब नहीं पी है। अभी जस्ट बैठे बैठे सोच रहा था कि हाउ दिस बुक हैज प्रोग्रेस। पहले तो उन्होंने जो नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड्स थे उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, फिर फाउंडर मेंबर्स को, को फाउंडर मेंबर्स को, अलग अलग जगहों पे जिन्होंने ये स्टार्ट करने के लिए कुछ किया था, काम किया था, उनकी याद की। अभी इस कन्वेंशन में हो और कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस हुए थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें से 2 पॉइंट्स हमने आज पढ़े। एक तो फेलोशिप को हमेशा, जिसके बारे में फेलोशिप में हमेशा बातें होती रहने वाली है, एक तो पैसा, और दूसरी बात उसने की है कि डोनर मेंबर्स से। सो दीज आर द टू सर्विसेज। जनरली क्या होता है कि फेलोशिप में हम समझते हैं कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ये एक ही सर्विस है, तो वैसे नहीं है। काफी सारी सर्विसेज हैं जो मेंबर्स को 12 स्टेप काम करने के लिए सहायभूत करती है या मददगार होती है। पहले तो बात करते हैं पैसे की, मतलब पहले पैराग्राफ में पैसे की बात करते हैं। देखो ये हमारी जो 2 ट्रेडिशंस हैं वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज होते रहने वाली है। एक तो सेल्फ सपोर्ट की, दूसरी है एनोनिमिटी की, और तीसरी पार्शली मेंबरशिप की। लेकिन हर बार स्टेक पे रहने वाली है ये 2 सर्विस, ये जो 2 ट्रेडिशंस है वो एनोनिमिटी की और इसकी। पैसे के बारे में इसमें उन्होंने एक थॉट प्रोसेस जो है या फिर फेलोशिप की जो फीलिंग्स है वो डिस्क्राइब की है। लगता है कि सिंपल होना चाहिए और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए।
लेकिन एक बात है यार, जो पैसे से काम होते हैं, जिन कामों को पैसे लगता है उनको पैसे ही लगते हैं यार। स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए है, लेकिन बाहर अब जाओगे तो उनको आपके लिए इससे लेना देना कुछ नहीं है। आपके पर्पज से या आपकी स्पिरिचुअलिटी से लेना देना कुछ नहीं। वो जो व्यवहार है वो व्यवहार हम लोगों को उनके साथ करना है, तो जो भी जरूरी कॉस्ट है वो तो हमें पे करनी पड़ेगी। हम एक जीएसओ यहाँ पे 1 साल तक का प्रूडेंट रिजर्व रखती है। बहुत साल पहले ऐसे डिसाइड किया गया था कि जो प्रूडेंट रिजर्व है और विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो चल रहा है उस हिसाब से ही बढ़ाया जाए, उससे ज्यादा बढ़ा के रखने की जरूरत नहीं। और सही भी है, अगर हम सभी सर्विसेज ढंग से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पास स्टूडेंट रिजर्व कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि टाइम्स आर चेंजिंग। पहले जो सर्विसेज थी उनका जो स्कोप था उससे आज काफी बढ़ गए हैं। आज आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। फिर वो नेसेसरी उन पोर्टल्स की फीस हो, उसके लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स हो, या फिर स्टाफ हो, वो तो करना पड़ेगा। वहां पे हम लोग कह नहीं सकते कि वी आर स्पिरिचुअल दैट्स द रीजन यू शुड वर्क एट द लेसर प्राइस, या फिर हमें वो फ्री मिलना चाहिए, वो तो हम कह नहीं सकते। और एवरी टाइम इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ते जाने वाली है। तो वो हमने मतलब जो हमारे जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स है दे मस्ट बी हैविंग दिस विजन, और एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू डेवलप दैट विजन। ऐसे जरूरी नहीं है ओनली टेक्नोलॉजी। तो इन सभी चीजों के लिए लगने वाला पैसा है, यहाँ आर्काइव्स के लिए ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। वो सब अगर लिटरेचर हमें अगर सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है, देखो इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं रिकॉग्नाइज्ड। उन 22 लैंग्वेजेस में अगर लिटरेचर ट्रांसलेट करना है दैट इज गोइंग टू कॉस्टली। मैंने बहुत साल पहले उसकी एक जो ट्रांसलेशन एजेंसीज हैं उनसे कांटेक्ट किया था, और उनके रेट्स थे ना वो एस्टोनिशिंग थे यार। वो 5 इंग्लिश कैरेक्टर का एक वर्ड पकड़ते हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, एंड दैट वर्ड कॉस्ट यू एट दैट टाइम इट वाज 2.5 रुपीज। तो कोई भी अगर बुक ट्रांसलेट करनी हो या इवन पैम्पलेट ट्रांसलेट करना हो तो कितना हो सकता है उसका, आप ये कीजिए कितने पैसे लगेंगे उसके लिए। मोटा मोटी जो हमारी 8 बेसिक पैम्पलेट्स है ना, जिसमें मतलब एक्चुअली 7 है, उसमें हमारा जो पब्लिश किया हुआ अल्कोहलिज्म एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस है वो अगर हम इंक्लूड करेंगे तो 8 पैम्पलेट्स हो जाती है। अगर उनका भी ट्रांसलेशन करना होगा सभी लैंग्वेजेस में, जिनमें अवेलेबल है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनमें अवेलेबल नहीं है वहां से उनको ट्रांसलेट करना होगा, तो इंक्लूडिंग प्रिंटिंग दैट टाइम इट वाज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 4 lakhs, 4 lakhs या 5 lakhs का बजट था वो, विच वाज एब्सोल्युटली। बट वापस वही सिस्टम होती है, एक 2 पैम्पलेट्स हमने उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट करके ट्रांसलेट भी की थी। मतलब छोटी छोटी की थी, इज ए फॉर यू बंगाली की थी, और एक हिंदी की जो ये है क्या कहते हैं उसको, वो सचित्र 12 स्टेप्स हैं वो की थी। एंड दोज वर
translations were satisfactory, they were approved by the AWS, लेकिन बाकी के हम कर नहीं पाए थे, क्योंकि वापस वही बात नहीं है, पैसे कैसे, क्योंकि हमारे पास जो पैसे आते हैं वो बिगिनिंग में नहीं आते हैं, वो स्लोली स्लोली पूरे साल भर आते रहते हैं, और पता नहीं रहता है ना, आज आए तो कल नहीं। तो इन सारी सर्विसेज को पैसे लगने वाले हैं, और ये पैसे जो आने वाले हैं, दोज आर सपोज टू बी कमिंग थ्रू द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स एंड मेंबर्स। तो ये मुद्दा जितना भी हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसमें से बात निकल के यही आने वाली है कि ये जो लगने वाले पैसे हैं वो हमने ही खड़े करने हैं, और हमें किस तरह की सेवाएं चाहिए वो भी हमने देखना चाहिए, वो भी हमने डिसाइड करना चाहिए। हम ऐसे एक ऑर्डिनरी पैम्पलेट्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके सिंगल फ्लायर जो बाद में जतरा में वगैरह अगर दे देंगे, और फिर बाद में देखेंगे तो पूरा कचरा ही कचरा, जब जतरा खत्म होती है, मोर्चा खत्म होता है, तो पूरे वो पैम्पलेट्स रास्ते पे गिरे हुए रहते हैं। पैथेटिक सीन रहता है वो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करना है, नहीं तो उसके लिए हाँ करनी है। अच्छे क्वालिटी के दो, कम दो लेकिन अच्छे क्वालिटी के दो, ऐसे चीप मत दो यार, इकोनॉमिकल जरूर दो लेकिन चीप मत दो, जिससे फेलोशिप की जो इमेज है उसके बारे में कुछ, उसके बारे में उस इमेज को धोखा पहुंच सकता है, ऐसे मत दो। और देना है ही, फिर भी डिस्ट्रीब्यूट करना ही है तो न्यूज़पेपर में वगैरह डाल के डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे जत्रे में वगैरह मत दो। ये हमारे यहाँ पे ऐसे दिए जाते थे, गणेश विसर्जन होगा वहां पे काफी तादाद में लोग आते हैं, तो उनको दिए जाते थे, और एक बार मैंने जो देखा उसके बाद में मेरी इच्छा ही हो गई कि ऐसे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। तो जरूरत तो होने वाली है, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज की जरूरत है, और उन सर्विसेज में कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए वापस दोनों रिसोर्सेज चाहिए, एक तो मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए मटेरियल रिसोर्स की जरूरत है, उनको मार्केट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, तो ही वो प्रोफेशनल हमारे पास कंटिन्यू सर्विस देने के लिए रहेंगे, अवेलेबल होंगे। अदरवाइज फिर इनकंसिस्टेंसी है। अभी आप देखिए ना, लास्ट 7-8 साल में कितनी बार आपकी वेबसाइट बदल गई है कि नहीं? तो कंसिस्टेंसी नहीं है यार। पॉलिसी बनाओ उसके लिए कि बाबा हाँ हर 5 साल में हम बदलेंगे, या हर 4 साल में बदलेंगे वेबसाइट, लेकिन हर 2 साल में नया ट्रस्टी नया, वो हमारे इसमें ना मराठी में एक कहावत है, नवी इट्टी नवा दांडी, तो वैसी वाली सिचुएशन होती है, नए ट्रस्टी आते हैं, नए नई वेबसाइट आती है। टेलीफोन सर्विसेज, उसकी भी वही हाल है, टेलीफोन सर्विसेज को आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे सर्विस प्रोवाइडर को, तो ये कुछ पैसे की यूटिलाइजेशन के बारे में, जरूरत के बारे में। अभी दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, डोनर मेंबर्स। देखिए हमारे भारत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग सब जगह नहीं पहुंची है, ग्रुप सब जगह पे नहीं पहुंचे हैं, और जो कुछ 636 637 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मुश्किल से ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट होंगे, तकरीबन 400 या 500 डिस्ट्रिक्ट में तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के डोनर मेंबर्स है ही है, आइदर ए मीटिंग इज अवेलेबल और डोनर मेंबर इज अवेलेबल, इंक्लूडिंग दमन। फिर आप ओडिशा में जाओगे तो संबलपुर वगैरह उस सब एरिया में, राजस्थान में जाओगे तो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में डोनर मेंबर है,
भले मीटिंग्स अवेलेबल नहीं है। यूपी में जाओगे आप तो यूपी में लोनर मेंबर्स है, मुजफ्फरपुर हो गया, तो सब छोड़ दीजिए। बिहार में हमारी पहली मीटिंग पटना में जो शुरू हुई है ना, वो सत्यमेव जयते के बाद में शुरू हुई है। उसके पहले वहां के एक रिहैब सेंटर में ऐसे इनफॉर्मल मीटिंग चलती थी, बट इट वॉज नॉट ए मीटिंग। लेकिन वहां से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर वहां पे एक मेंबर था, अल्कोहल, और वो अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर था। ही वाज नॉट रिलेटेड टू एनी रिहैब सेंटर और ट्रीटमेंट फैसिलिटी, नाइदर ही हैड कॉन्टेक्टेड एनी ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ही वाज इन यूएस, वहां पे उसको मैसेज मिला था, वहां से वो यहाँ पे आया, बट वो पटना से काफी दूर था, तो वहां पे समहाउ ही कुड नॉट स्टार्ट मीटिंग। आपके गुवाहाटी में हो गए, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश से भी प्रोस्पेक्ट की कॉल्स आए थे। एक आपका मेंबर तो है तकरीबन कलकत्ता से 24 आवर्स दूरी पे रहता है वो, और वो बीच में कॉल करते रहता है, तो उसे ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मीटिंग की वजह से उनको उतना तो ये नहीं होता है, अभी उतने लोनर नहीं रहे। इतने दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ में भी आपको काफी सारे लोनर्स मिलेंगे। तो लोनर्स है और इनको साथ में रखना, एक साथ, मतलब उन्हें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग या वेयर दे कैन डिपेंड अपॉन फॉर हेल्प ना, वो उनको उनके तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये ऑनलाइन मीटिंग की वजह से एटलीस्ट वो बात तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और ये अभी की बात नहीं, स्टार्टिंग से होते आ रहा है, नई सी बात नहीं है। तो अभी ये लोनर मेंबर्स को कैसे किया जाए साथ में, तो दिस कन्वेंशन वाज ये, इस कन्वेंशन में काफी सारे ऐसे लोनर मेंबर्स साथ में आ सकते हैं। पहले तो इन लोनर मेंबर्स को तो पोस्ट से ही भेजते थे हम लोग, इंडिया में एटलीस्ट। बाद में ईमेल की सुविधा उपलब्ध हो गई, फिर भी ई लिटरेसी अभी अभी बढ़नी शुरू हुई है लास्ट 5-6 साल से, या 10 साल से पकड़ लीजिए। उसके पहले तो ये सर्विस नहीं थी, ई लिटरेसी अपने यहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं थी। अभी सोशल मीडिया के थ्रू और भी फास्ट तो कांटेक्ट में आने लगे हैं। बट ये जो वर्चुअल कांटेक्ट है या वर्चुअल सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो कितनी मटेरियलाइज होती है फिजिकल सेंस में, वो भी समझना, थोड़ा समझ के लेना जरूरी पड़े। कुछ बातें हैं हमारे यहाँ से, काफी लोग वैसे नेपाल तक भी, नेपाल में तो फेलोशिप 2007 के बाद शुरू हुई है, लेकिन नेपाल में मेंबर तो मेरे ख्याल से 90 से था। 86 86 में उसको मैसेज मिला था मुंबई में, सोबर हो गया था, 4-5 साल के बाद में वो अपने नेटिव प्लेस चले गया। दैट इज समवेयर, वो काठमांडू से 12 या 13 घंटे तक था। उसका नाम भी मुझे बताया गया था, क्योंकि जिस मेंबर ने उसको चेंबूर में 12 स्टेप किया था, he had himself told, बाद में वो जाके 2010 में उसको जाके वहां पे मिलके भी आया था जब नेपाल गया था तब। तो ऐसे काफी सारे मेंबर्स हैं लोनर्स। अरे यार, आसनसोल और आसनसोल के बाजू में और एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी तो अभी अभी फेलोशिप शुरू हुई है 7-8 साल पहले, लेकिन लोनर मेंबर्स वहां पे पहले से ही थे। तो इन लोनर्स को एक कनेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन कभी यूटिलाइज किया गया। कन्वेंशन का और एक पर्पस था ऐसा लगता है। तो ये थोड़े से मुझे ऐसे इंसाइट पे से लगी है, थोड़ी समझ में आ रही है, बुक की प्रोग्रेस थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ऐसे लग रहा है मुझे। थैंक यू जी, हो गया मेरा, राजकुमार जी, थैंक यू। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू राजेश जी, और धन्यवाद अतुल जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।